Hello everyone, welcome to the Diamond Coaching. Myself Manisha. I just wish कि आप सबकी छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और अगर नहीं हुई है तो एक बार स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? अब टाइम नहीं है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के रैपिड रिवीजन में कल डिस्कस कर रहे थे टीपीए, ठीक है? कल थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से फीवर फील हो रहा था और बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत वीकनेस लग रही थी, इस वजह से कल ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। आज हम इसको कोशिश करेंगे, सही रहेगा तो, क्योंकि दवा आज भी खा रखा है तो सब कुछ ठीक रहा तो पूरा हो जाएगा ये आज। स्टार्ट करते हैं। कल हमने आई थिंक सेक्शन 23 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है? सेक्शन 23 ऑफ द टीपीए डिस्कस किया था और उसके बाद हमें डिस्कस करना था आगे उसके। तो 23 जो है ये बात करता है ट्रांसफर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, ठीक है? क्या है ये? कोई इवेंट है जो कि अनसर्टेन है, उसको स्पेसिफाई किया गया है लेकिन कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है। और किसके लिए? तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंटरेस्ट जो है फेल हो जाएगा अनलेस कि क्या हो, जो इवेंट है वो हैपन हो जाए या फिर बिफोर या फिर एट द टाइम, ठीक है? यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, कोई पर्सन ए है, 23 है ना, हाँ यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ। कोई पर्सन ए है, इसने अपनी प्रॉपर्टी क्या की है, विल कर रखी है किसको, बी को, ठीक है? या फिर विल की है किसी पर्सन सी को, और किसके उसमें ये एक विल जो है पहला ट्रांसफर है। फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर बी की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी जो है वो सी को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है? तो अगर ये जो विल किया गया है उस टाइम पे, अब मान लीजिए अगर बी क्या, ये जो सी है ये क्या कर दे, इसके टेस्टेटर को सरवाइव कर देता है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बी को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है? यही बात आपका सेक्शन नंबर 23 कहता है। अब पढ़ लेते हैं इसकी लैंग्वेज क्या है। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इज टू accrue to a specified person if a specified uncertain event shall happen। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में क्या था कि उसकी डेथ का होना, एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। फर्स्ट थिंग कि पहला ट्रांसफर हुआ हो अनस्पेसिफाइड इवेंट के हैपनिंग के लिए। दूसरी चीज क्या है, इसके साथ आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपका कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड में होगा। तब क्या होगा, द इंटरेस्ट फेल अनलेस सच इवेंट हैपन बिफोर और एट द सेम टाइम एज द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट। तो कोई भी इंटरेस्ट, टीपीए का सबसे बड़ा रूल ये है कि जब भी कोई लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो जब लाइफ इंटरेस्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसके बाद, लाइफ इंटरेस्ट के बाद, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्सेलरेशन का जो टॉपिक था कि हम अपने प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, और लिमिट करने के लिए ही एक से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ द टीपीए जो है वो क्लियरली ये बताता है कि वन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू वन और मोर पर्सन और टू हिमसेल्फ, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या है कि जो लाइफ इंटरेस्ट हम क्रिएट करते हैं उस लाइफ इंटरेस्ट के ड्यूरिंग ही जो नेक्स्ट पर्सन इसको सक्सीड करने वाला है प्रॉपर्टी को, वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। लेकिन एक बार अगर लाइफ इंटरेस्ट, जो भी प्रेसिडेंट इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया गया है और वो सीज हो जाता है, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट पर्सन है वो एग्जिस्टेंस में आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसको इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा, वो फेल कर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 जो है ये बात करता है ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव एट द सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, वेयर ऑन अ
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एंड इंटरेस्ट देयर इन इज टू अक्रू to such of certain person as shall be surviving at some period, but the exact period is not specified. कुछ टाइम पीरियड में क्या होगा, ये उसको मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं दिया है कि कितने टाइम पीरियड में. द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव व्हेन द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीजेस टू एक्सिस्ट. ठीक है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका एक इलस्ट्रेशन दे रखा है सेक्शन नंबर, इसमें ये है कि ए जो है, एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है बी के लिए. कैसे? ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ. ठीक है, ये हटा देते हैं एग्जाम्पल. कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो रही है बी को उसके लाइफ टाइम के लिए, और आफ्टर हिज डेथ, इसके डेथ के बाद सी को और डी को इक्वली मिलेगी, और टू द सर्वाइवर ऑफ देम. अब इसके बीच में क्या होता है, जो सी है वो डाइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बी. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो डी होगा, जो लेफ्ट बच गया है, वो पर्सन क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा. एट बी का अगर मान लीजिए डेथ हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो किसको ट्रांसफर होगी, जब बी का डेथ होगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. हम यहाँ का वाईफाई एक बार ठीक है. तो सेक्शन नंबर 24 हो गया. यहाँ पे मान लीजिए कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है सम पीरियड, किसी भी प्रॉपर्टी को सरवाइव करेगा कुछ पीरियड के बाद, लेकिन किस पीरियड के बाद सरवाइव करेगा, एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो है वो मेंशन नहीं है. ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो गो टू सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव. तो उन लोगों को जाएगा जो लोग अलाइव हैं. ठीक है, इतना हो गया. और ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया कि कोई भी ए जो है वो बी के फेवर में क्या कर रहा है, एक लाइफ इंटरेस्ट को क्रिएट कर रहा है, और वो लाइफ इंटरेस्ट जो है इक्वली बी के डेथ के बाद किसको सर्वाइव होगी, सी और डी को सर्वाइव होगी. मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, और इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम्पल ये है कि कोई फादर है, वो अपनी वाइफ मतलब कि मदर के फेवर में क्या कर रहा है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है कि उसके दो सन हैं S1 और S2, दोनों को आफ्टर द डेथ ऑफ बी, जैसे ही बी का डेथ होगा उसके बाद इन दोनों को प्रॉपर्टी सर्वाइव होगी, लेकिन इन बिटवीन क्या हो जाता है, विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द वुमेन और द मदर S1 डाइज, S1 जो है वो डेथ कर जाता है. उस सिचुएशन में जो S2 होगा वो आफ्टर द डेथ ऑफ मदर सिर्फ S2 को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 25, कंडीशनल ट्रांसफर. कंडीशनल ट्रांसफर में क्या है, पीछे हमने बहुत सारे सेक्शंस में पढ़ा है कि अगर कोई कंडीशन या लिमिटेशन हम लगाते हैं अपने ट्रांसफर में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कंडीशन जो है वो वॉइड हो जाएगी, मतलब कि कंडीशनल ट्रांसफर नहीं हो सकता है. लेकिन जो आपका सेक्शन नंबर 25 है, ये आपको बताता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंडीशन हमने क्या देखा है, जो कंडीशन हम लोग मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जो कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन नंबर 23 में क्या बताता है कि वो सारे सिचुएशंस हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा. ठीक है, तो बिल्कुल उसी सिचुएशन में यहाँ पे सेक्शन 25 बताता है कि अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और वो जो डिपेंडेंट है किसी कंडीशन पे वो फेल हो जाएगा अगर फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, जो भी कंडीशन लगाया गया है उसको फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो. सेकेंड थिंग क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ हो, या फिर
अगर उसको परमिट किया गया तो दैट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, या फिर फ्रॉडुलेंट है या ऐसा कुछ इन्वॉल्व है उसमें जो कि पब्लिक इंजरी क्रिएट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाए, फॉरबिडन बाय लॉ हो, वुड डिफीट द लॉ, या फिर फ्रॉडुलेंट हो, किसी पर्सन को इंजर करता हो, किसी प्रॉपर्टी को इंजर करता हो, इमोरल हो, या फिर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो। उस सिचुएशन में जो आपका ट्रांसफर है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पे भी दे रखे हैं जो पढ़ने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर यही इलस्ट्रेशन एज इट इज पूछ लेता है, और होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो भी दिए रहते हैं वो सारे, तो मैं इसमें कोई नया इलस्ट्रेशन ना क्रिएट करके इन्हीं इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करूंगी। ठीक है, जिसमें से क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है, कोई भी पर्सन, या फिर इसका नाम रख लेते हैं कोई भी आर है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसके पास एक हाउस है जो किसको लेट कर रहा है, ये लीज में दे रहा है किसी पर्सन एस को। ठीक है, और कंडीशन ये लगा रहा है कि वो जो है, जो इंग्लिश चैनल है उसको पार करेगा तब जाके उसको क्या करेगा, हाउस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो लीज क्रिएट किया गया है वो क्या हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन को पूरा करना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे ये किया गया है, ही शैल वॉक 100 माइल। ये इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है हर किसी भी एग्जाम में, इवन डीजर्स तक में ये सारे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है, ए गिव्स 500 टू बी, और इस कंडीशन में देता है कि अगर दैट ही शैल मैरी एज डॉटर सी। ठीक है, उसको 500 रुपये इसलिए देता है कि वो उसकी बेटी सी से शादी करेगा। एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सी वॉज डेड। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। हाँ राधिका जी, तबीयत अभी ठीक है, अभी दवा खाया है मैंने, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, करते हैं क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो ये है कि ए ट्रांसफर, बिल्कुल सेम ही सिचुएशन पे है, बस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है मर्डर करना, तो ये भी क्या है, ट्रांसफर यहाँ पे भी वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आपका जो कंडीशन है वो सारे की कंडीशन, सारे के सारे कंडीशन क्या है, वॉइड है या फिर इलीगल है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 26, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 25। ठीक है, आगे देखते हैं 26 बात करता है कि ट्रांसफर किस चीज में होगा, फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट। कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दिया जाता है तभी ट्रांसफर क्या होगा, वैलिड होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी पर्सन जो है, मान लीजिए मैंने क्या किया कि 5,000 रुपये दिए आपको, अब राधिका जी क्लास करिए इसलिए मैं इन्हीं का नाम लेती हूँ, राधिका जी। ठीक है, मैंने आपको 5,000 रुपीज ट्रांसफर किए, और किस कंडीशन पे ट्रांसफर किया, दैट सी विल मैरी विथ सी। ठीक है, दैट सी विल मैरी विद द कंसेंट ऑफ माई, मेरे कंसेंट से आप क्या करोगे, शादी करोगे। तो उस सिचुएशन में क्या है, और होता क्या है कि जब आपको शादी करने का आपका टाइम आता है, उस टाइम पे या तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर मेरा अवेलेबल होना इम्पॉसिबल है, या फिर मेरी डेथ हो जाती है। ठीक, ऐसा कुछ भी हो, या फिर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं हूँ, और आप क्या करते हो, खुद से मैरिज परफॉर्म कर लेते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंडीशन फुलफिल माना जाएगा, या फिर एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे जो इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है वो तो ये है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, कि ए जो है वो ट्रांसफ़र करता है 5,000 बी को, और इस सिचुएशन पे ट्रांसफ़र करता है कि वो क्या करेगा, सी डी और ई जो है उसके कंसेंट से मैरिज करेगा। लेकिन इसमें जो एक पर्सन है जो कि ई है, वो क्या करता है, डेथ कर जाता है, और आफ्टर द डेथ होता क्या है कि यहाँ पे जो बी है वो मैरिज परफॉर्म करता है विद द कंसेंट ऑफ सी एंड डी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कंडीशन को फुलफिल माना जाएगा। लेकिन अगर जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो फुलफिल नहीं माना गया, तो उस सिचुएशन में आपका जो ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है, इसमें ये है कि बी जो है
विदाउट द कंसेंट क्या करता है, मैरिज परफॉर्म कर लेता है, और शादी करने के बाद आता है और कहता है कि मैं कंसेंट लेने आया हूँ, तो इस सिचुएशन में कंडीशन को फुलफिल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 27। जो है कंडीशनल ट्रांसफर की बात करता है टू वन पर्सन एंड कपल्ड विद द ट्रांसफर टू अनदर पर्सन इन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन है ये, सॉरी, हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेलरेट होगी। ठीक है, इट इज इमटेरियल। अगर मान लीजिए कोई भी प्रायर इंटरेस्ट है और अल्टीरियर इंटरेस्ट है, और प्रायर इंटरेस्ट क्या होता है, फेल कर जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, जो सबसीक्वेंट इंटरेस्ट है वो आपका परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी पर्सन है, कोई ए है जो विल करता है किसके फेवर में, बी के फेवर में, और इफ सी डाई इन द एज लाइफ, अगर वो उसके लाइफ टाइम में क्या हो जाती है, डेथ कर जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका इंटरेस्ट जो है वो पूरा होगा। लेकिन होता क्या है, एक्सीडेंट कॉज हो जाता है और दोनों की डेथ एक साथ हो जाती है। इस सिचुएशन में जो विल होगी वो इफेक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये जानना कि जो बी का डेथ है वो कब हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन। ठीक है, किसी भी एक पर्सन के अंदर क्या किया गया, इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, एंड बाय द सेम ट्रांजेक्शन एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन भी क्रिएट हुआ। ठीक है, ऑन द ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर, दूसरे के फेवर में कोई इंटरेस्ट subsequent disposition बनाया गया। if the prior disposition under the transfer shall fail, तो जो ulterior disposition होगा वो take effect upon failure of the prior disposition, वो उस पर क्या करेगा, इफेक्ट लेगा, और इफेक्ट लेगा। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ करता है, कहता है कि अगर यहाँ पे इंटेंशन था ऐसा कि जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो जब फुलफिल होगा उसी टाइम पे क्या किया जाएगा, तभी जो सब्सिक्वेंट डिस्पोजिशन है वो इफेक्ट में आएगा। उस सिचुएशन में जो पैरा 1 है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये भी मानते हैं कि फर्स्ट पैरा जो है, सेकंड पैरा जो है वो फर्स्ट पैरा का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन जो है ये हमने देख लिया। यहाँ पे ये कहता है कि ए जो है 500 बी को ट्रांसफर करेगा, किस कंडीशन पे ट्रांसफर करेगा, दैट ही शैल एग्जीक्यूट सर्टेन लीज within 3 months after A's death, and if he should neglect to do so to C, B dies in A's lifetime. ठीक है, the disposition in favor of C takes effect। यहाँ पे इतना समझ में आया? हेलो, दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें ये कहता है ए ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। ये ए जो है वो क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टी अपने वाइफ को ट्रांसफर करता है, बट इन केस सी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम, अगर वो जो है उसके लाइफ टाइम में डेथ कर जाती है, द ट्रांसफर टू बी दैट विच ही हैड ट्रांसफर टू हर, ए एंड हिज वाइफ पेरिश टुगेदर। यही एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो पहले था कि दोनों एक साथ ही डेथ कर जाते हैं, और अंडर सर्कमस्टांसेस कि ये इम्पॉसिबल हो जाता है प्रूफ करना कि वो उससे पहले डेथ हुई है उसकी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो बी के फेवर में ट्रांसफर हुआ था वो इफेक्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट सेक्शन आपका है इसमें 28। ठीक है, अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए अभी तक हमने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं पीछे 27 तक, वहाँ तक हमने देखा है कि क्या है, कोई कंडीशन पुट किया गया है, कोई भी
अल्टीरियर या फिर प्रायर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया गया है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, या फिर कोई इवेंट के हैपनिंग पे कोई ट्रांसफर डिपेंड करता है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो है जो सेक्शन नंबर 28 है ये कंडीशनल लिमिटेशन की बात करता है कि कितना कंडीशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये लगता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन ट्रांसफर करता है कोई प्रॉपर्टी, तो वो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब आप क्या करोगे, 18 ईयर के होगे। लेकिन होता क्या है कि जब एज ऑफ मेजॉरिटी आती है उससे पहले ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, किसी और पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन मे बी क्रिएटेड, एक कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है जो क्या कर रहा है, वो इंटरेस्ट जो अक्रू हो रहा है वो टू एनी पर्सन विथ अ कंडीशन super added that in case a specified certain event shall happen। ठीक है, कोई भी अनसर्टेन इवेंट जो हो जाएगा उस सिचुएशन में क्या होगा, सच इंटरेस्ट shall pass to another person, उस सिचुएशन में वो जो इंटरेस्ट है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई पर्सन ए है, ठीक है, ये ट्रांसफर कर रहा है बी को ऑन अ कंडीशन दैट कि इफ बी बिकम 18 ईयर, मतलब कि मेजर। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यहाँ कहीं जाके बी जो है बिफोर 18 ईयर, अगर मान लीजिए ये 18 ईयर का हुआ ही नहीं, 18 ईयर होने से पहले ही क्या करता है, डेथ कर जाता है। देखिए ये वाला जब सिंबल होगा ऐसे ब्रैकेट, दिस मीन्स कि दैट इज डिसीज, मर चुका है ये। उस सिचुएशन में मैं इस ब्रैकेट में किसी को भी ले आऊंगी। ठीक है, तो अगर ये 18 ईयर से पहले ही क्या करता है, इसकी डेथ हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो किसी सी को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, यही बात आपका 28 कहता है। ठीक है, इन ईच केस द डिस्पोजिशन आर सब्जेक्ट टू द रूल्स कंटेन इन, सब्जेक्ट टू द रूल्स मतलब कि ठीक है सी को ट्रांसफर होगा, किसको ट्रांसफर होना है ये बात कौन बता रहा है, आपका सेक्शन नंबर 10, 12, 21, 23 और 22, 23, 24, 25 और 27 बता रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? प्लीज एक थंबनेल भेज के, थंब इम्प्रेशन भेज के क्लियर करे कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर से पता चलेगा कोई उठ के आएगा और कहेगा समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा होगा तो बता दीजिएगा, तो हो सकता है दोबारा किया जा सके। ठीक है, अभी टाइम है। सेक्शन नंबर 29 जो है ये बात करता है फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन की। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सीक्वेंट मतलब कि ट्रांसफर के बाद। कैसे, अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ अ काइंड कंटेम्पलेटेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन कैन नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड की बात की जा रही है। ये जो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल पे ये बेस करता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 29 के अकॉर्डिंग आपका ये कहा गया है, क्योंकि पहले ही हमने ये पढ़ लिया है। क्या है, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ए जो है वो ट्रांसफर करता है 500 टू बी। ठीक है, जो कि पेड होना है इसको ऑन हिज अटेनिंग मेजॉरिटी, उसके मेजर होने पे उसको, या फिर मैरिज पे, मैरिंग विद द प्रोवाइजो दैट इफ बी डाइज माइनर और मैरीज विदाउट कंसेंट, सी इज कंसेंट। ठीक है, द ₹500 शैल गो टू द डी, ये इसका प्रोवाइजो है। उसके साथ कंडीशन लगाया है कि ठीक है पहले ट्रांसफर कर रहा हूँ, 500 तुम्हें देना तो है ही, लेकिन तब मिलेगा तुम्हें विद द प्रोवाइजो कि अगर ये पे भी कब होना है, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी या फिर शादी। तो यहाँ पे एक प्रोवाइजो ये लग गया कि अगर बी माइनर ही रह जाता है, माइनर ही मर जाता है, या फिर क्या होता है वो किसी से भी मैरिज कर लेता है विदाउट कंसेंट ऑफ सी, तब जो 500 होगा वो किसको चला जाएगा, डी को।
वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में वो जब किसी और पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा तब क्या है, यहाँ पे क्या करता है, अब देखिए आगे बी का जो परफॉर्मेंस है, बी मैरीज व्हेन ओनली 17 ईयर, ठीक है। एक तो वो 17 साल की एज पे शादी कर लेता है, दूसरी चीज वो बिना सी के कंसेंट के मैरिज परफॉर्म कर लेता है। उस सिचुएशन में जो डी को इंटरेस्ट मिलना है वो इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, फुलफिलमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट कंडीशन। अब आते हैं सेक्शन नंबर 30, प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन, ठीक है। मान लीजिए अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो है वो इनवैलिड हो गया या फिर रॉन्ग हो गया, उस सिचुएशन में क्या होगा, निशाना एक सेकेंड। हाँ, तो सेक्शन नंबर 30 जो है ये बात कर रहा है प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। अगर मान लीजिए आपका जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, अब किसी को इशू होगा कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्या है और प्रायर डिस्पोजिशन क्या है। इसमें जो हम स्टेप बाय स्टेप क्लास ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हम सेक्शन नंबर 15 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक साथ कई लोगों को ट्रांसफर हो रहा है। 13 में पढ़ा कि अनबॉर्न पर्सन को दे दिया, फिर इसके बाद 14 में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पढ़ लिया, फिर 15 में हम पढ़ते हैं कि क्लास ट्रांसफर हो रहा है। तो उस सिचुएशन में, या फिर 17 में एक्यूमुलेशन हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या है कि आपका जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो फेल कर जाता है। तो क्या होगा, आपका अल्टीरियर डिस्पोजिशन अगर फेल हो गया तो आपका प्रायर डिस्पोजिशन जो है, मतलब कि जो प्रायर ट्रांसफर है, प्रायर कंडीशन है, वो इनवैलिड नहीं होगा। कैसे, ए जो है वो किसी फार्म को ट्रांसफर करता है, देखिए यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, ए ट्रांसफर एक फार्म है, ठीक है, फार्म हाउस है, उसको ट्रांसफर कर रहा है किसको, बी को। बी के फेवर में क्या कर रहा है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। फॉर लाइफ का मतलब है कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एब्सोल्युटली ट्रांसफर नहीं है, बीच में इसके बाद किसी ना किसी और को ट्रांसफर हो गया। इफ सी डू नॉट डिजर्ट हर हस्बैंड टू सी, ठीक है, तो B is entitled to the form during her lifetime as if no condition has been inserted। अब देखिए ये जो डिजर्ट करने का कंडीशन है ये क्या है, ये इलीगल है। तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन तो फेल हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या कहा गया है, सिर्फ लीगल कंडीशन जो होंगे, यहाँ पे 30 में भी यही सिचुएशन है, 31 है, 32 है, इन सब में जो कंडीशन है मस्ट बी लीगल। अगर कोई भी इलीगल कंडीशन आप लगाते हो तो आप उसके लिए उस टाइम पे जो डिस्पोजिशन है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो इंटाइटल होगी, प्रायर डिस्पोजिशन को अफेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं 31। Condition that transfer shall cease to have effect in case specified uncertain event happen or does not happen। मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट जो है वो हो जाए या फिर ना हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही, यहाँ पे भी दिया हुआ है जो इलस्ट्रेशन दे रखा है पहले उसमें, कि कोई भी फार्म है जो बी को क्या हो रहा है, जो हमने पहले इलस्ट्रेशन पढ़ रखा था, इसी वजह से मैंने बताया कि जो कंडीशन है मस्ट बी लीगल, क्योंकि यहाँ पे सेम ही इसके अंदर भी कंडीशन की ही बात हो रही है, वो विद अ प्रोवाइजो दैट इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या करता है कि वुड्स को कट कर देता है, उस टाइम पे क्या होगा, द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट, और उसके बाद बी जो है कट कर देता है, तो उसके बाद क्या होगा, वो अपना लाइफ इंटरेस्ट जो है वो लूज कर देगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसका सेक्शन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन may be created with a condition super added that it shall cease to exist
इन केस अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन और इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट था उसके होने की बात की गई थी। सर्टेन वुड्स जो है उनको काटने की बात की गई थी, अगर वो कट कर दिया जाता है तो वो क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो फेल कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आपका, वैसे पूछा जाने वाला एग्जाम्पल यही है, ये है ए ट्रांसफर अ फार्म टू बी प्रोवाइडेड दैट इफ बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन द 3 ईयर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको जो बुक मैंने लिखी है वो आपको बुक जो है सेल तो करूँगी, ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, वो ये है कि आप यहाँ पे उसको लेने आओगे। ठीक है, तो होता क्या, और लेने आने का भी टाइम ड्यूरेशन मैं रखती हूँ कि 1 वीक के अंदर आप अगर नहीं आए तो फिर वो जो बुक है वो आपको नहीं मिलेगी। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अगर आप उतने टाइम पीरियड के बीच में नहीं आए तो क्या होगा, वो बुक नहीं मिलेगी, और अगर आ गए तो आपको जो वो ट्रांसफर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये कहता है कि ही शैल नॉट गो टू द इंग्लैंड विद इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म शैल सीज, उसका जो इंटरेस्ट है उसमें वो सीज हो जाएगा। बी डज नॉट गो टू द इंग्लैंड, अब वो जाता ही नहीं है उतने टाइम में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो सीज हो गया है ऑलरेडी। अब है सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड। 32 बस इतना ही जान लीजिए कि जो भी कंडीशन इम्पोज हो रहा है 30-31 में, दैट मस्ट बी लीगल। ठीक है, लीगल कंडीशन मस्ट इज वैलिड ओनली। इसके बाद आते हैं 33। ठीक है, ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अ एक्ट, नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस। 33 यही कहता है कि ट्रांसफर है जो कंडीशनल है किस पे, परफॉर्मेंस ऑफ अ एक्ट, नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड, लेकिन वहां पे कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, 33 में कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। 34 में ये है कि टाइम जो है वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, बस इतना ही इसमें पता होना चाहिए। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो कंडीशन होगा वो ब्रोक हो जाएगा व्हेन ही रेंडर्स इम्पॉसिबल, मान लीजिए कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर परमानेंटली और फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि ए जो है एक लैंड सेल करता है किसको, बी को, और इस कंडीशन पे कि वो उस पे क्या करेगा, ग्रोव्स को प्लांट करेगा। ठीक है, ये जो लैंड है ए का यहाँ पे कोई लैंड है, ठीक है, ये ट्रांसफर हो रहा है बी को, इस कंडीशन पे हो रहा है कि ये जो है ये क्या करेगा, इस पे सिर्फ ग्रोव्स प्लांट करेगा, ग्रोव लगाएगा। अब क्या करता है ये टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो अनसर्टेन टाइम तक, जब तक कि ये उस पर कुछ और नहीं उगाता है, तब तक क्या है, ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड है, कंडीशन वैलिड है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन इसमें मतलब कोर्ट ने ये चीज कहा था कि कंडीशन तब तक ब्रोक नहीं होता है अनलेस कि बी जो है वो क्या करे, प्लांटेशन को इम्पॉसिबल कर दे। तो जब तक लैंड है, अब उस पर वो कोई बिल्डिंग क्रिएट कर देता है तो क्या हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस सिचुएशन में क्या है, तब तक चांसेस हैं कि उसका जो ट्रांसफर है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 में ये है, सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे आपका जो टाइम है वो स्पेसिफाइड है। तो अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो आपको उसी टाइम में क्या करना पड़ेगा, 34 को बस इतना जान लीजिए कि कोई भी पर्सन एक प्रिंसिपल पे ये काम करता है इक्विटी के, जिसका मतलब ये है कि कोई भी जो मेंबर है, नो पार्टी कैन बी अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन फ्रॉड। अगर कोई भी अपना खुद का फ्रॉड कमिट करता है तो उस टाइम का जो वो बेनिफिट है वो खुद नहीं उठा सकता है। बस इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है,
नेक्स्ट है 35। 35 जो है वो इलेक्शन की बात करता है, ठीक है। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन जो है ये भी पूछा जाता है किस सेक्शन में आता है, काफी इजी होता है। इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो ये है कि मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को ऑथराइज किया गया कि वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा। अब जो ट्रांसफरर है वो ऑथराइज नहीं था, ठीक है। जो भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसके पास कोई राइट नहीं था, नो राइट टू ट्रांसफर, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। फिर भी वो क्या करता है, कन्फर एनी बेनिफिट ऑन द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर भी वो कुछ बेनिफिट क्रिएट करता है और उसके बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। उस सिचुएशन में जो ऑनर है, ऑनर के पास दो चांस है, दो चीजें ऑनर कर सकता है। फर्स्ट थिंग दैट कि वो डिनाई कर दे, डिसेंट कर दे वहां से। ये सारे रख दीजिए वहां, गिलास इससे पी लीजिएगा ना। ये तो ये मिक्स करने के काम आएगी, वो बहुत ठंडा है। नहीं, एक और है, कौन है? कौन लाएगा? पानी पीना जरूरी है थोड़ा तबीयत ठीक रखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या चीजें थी? फर्स्ट थिंग, जो ट्रांसफरर है उसके पास कोई राइट टू ट्रांसफर नहीं है, वो रियल ऑनर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो बेनिफिट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे आपका जो ऑनर है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बेनिफिट्स को एक्सेप्ट कर ले या फिर वो क्या करे, बेनिफिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो वो ट्रांसफर को कैंसिल करा दे, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब देखिए एक और चीज मैं बता देती हूँ, जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है इसका मतलब होता है एलिगेंस कॉन्ट्रा रिया नॉन एस्ट एंडीडस, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु एलिस कॉन्ट्रेरी मस्ट नॉट बी हर्ड एंड टू यूज द क्या है, ट्रीटेड, ठीक है। कोई भी पर्सन, अ मैन इज नॉट अलाउड टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। एक साथ आप बेनिफिट और लॉस दोनों नहीं वो कर सकते। इस वजह से ये जो डॉक्ट्राइन है यहीं से ओरिजिनेट हुआ था और इसके बाद इसमें इस सेक्शन में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग ये है कि जो भी पर्सन इसको ट्रांसफ़र कर रहा है वो प्रॉपर्टी से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, उसके पास ट्रांसफ़र करने का कोई राइट नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ट्रांसफरर है वो पोजीशन में है जो प्रॉपर्टी है उसके। तीसरी चीज़ क्या है, जो ट्रांसफरर है वो कुछ बेनिफिट अराइज कर रहा है ऑनर के ऊपर, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो है वो किसी और पर्सन से बिलोंग करनी चाहिए। तो पढ़ लिया जाए इसको। यहाँ पे क्या कहता है, ऑनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कंफर्म सच ट्रांसफर, या तो उस ट्रांसफर को कंफर्म कर दे या फिर टू डिसेंट फ्रॉम इट, या फिर उससे डिसेंट कर दे, एंड इन लेटर केस ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट, ठीक है। बाद में उसको जो बेनिफिट अराइज हो रहा है उसको भी रिलिंक्विश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफर को भी डिसेंट कर दे और बेनिफिट्स को भी एक्सेप्ट कर ले। बेनिफिट्स सो रिक्वायर्ड रिलिंक्विश शैल रिवर्ट टू द ट्रांसफरर। ये बात भी आपको याद रखनी है, जो बेनिफिट अराइज हुई थी वो बेनिफिट कहाँ जा रही है, आपके ट्रांसफरर के पास वापस जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इसके बाद सब्जेक्ट टू नेवरदलेस, अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांसफर जो है वो ग्रेटिट्यूअस हो रहा है, मतलब कि विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है ये, उस सिचुएशन में एंड द ट्रांसफरर हैज बिफोर द इलेक्शन डाइड, जो ट्रांसफर है वो इलेक्शन से पहले डाई कर जाता है, और अदरवाइज बिकम इनकैपेबल ऑफ मेकिंग अ फ्रेश ट्रांसफर, या फिर इन ऑल द केसेस जहाँ पे ट्रांसफर जो है वो कंसिडरेशन के लिए है, टू द चार्ज ऑफ मेकिंग द गुड
टू द डिसअपॉइंटमेंट ट्रांसफरी द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर्ड टू हिम। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं खुद से भी। इसमें देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में रूल दे रखा है, इसमें ये बात कही गई है कि ट्रांसफरर जो है वो खुद से बिलीव करता है या नहीं करता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो बिलीव कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी वो पोजेस कर रहा है उसको वो प्रोफेस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी की तरह या नहीं। अ पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर द ट्रांजैक्शन बट डिलीवरिंग अ बेनिफिट अंडर इट इनडायरेक्टली नीड नॉट इलेक्ट। अगर कोई भी पर्सन है जो इसमें डायरेक्टली नहीं बेनिफिट को रिसीव कर रहा है बट डिराइविंग बेनिफिट अंडर इनडायरेक्टली, ठीक है, तो उसको इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लस अ पर्सन हु इज इन वन कैपेसिटी वो बेनिफिट ले सकता है इसमें एंड मे इन अनदर डिसेंट देयर फ्रॉम। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद एक्सेप्शन टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस है यहाँ पे कि अगर आपने बेनिफिट को ले लिया है तो फिर आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको रिलिंक्विश करना पड़ेगा। और अगर वो एक लंबे टाइम तक मतलब 1 ईयर के बाद भी क्या करता है, जो ट्रांसफरर है वो जो बेनिफिट है उसको लिए रखता है, तो उस सिचुएशन में जो भी ट्रांसफरर जो रियल ऑनर नहीं था और जिसने ट्रांसफर किया था वो क्या करेगा, उससे बताएगा कि आप इस प्रॉपर्टी को या तो बेनिफिट ले लो या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दो, तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है उसको क्या हम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ट्रांसफर जो था वो नॉन ग्रेटिटुअस था, मतलब कि कंसिडरेशन के साथ हुआ था, तो उसको पूरा का पूरा जो कंसिडरेशन था वो पे किया जाएगा। अगर जो भी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन था, इसके बाद अगर वो विदाउट ट्रांसफर था तो सिर्फ वो चीज़ें, अगर ट्रांसफरर डाइज और अदरवाइज बिकम इनकेपेबल ऑफ मेकिंग फ्रेश ट्रांसफर, तो उस टाइम में इलेक्शन वॉज मेड। जो भी बेनिफिट मिला है वो सारे बेनिफिट्स उसको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं 36। यहाँ पे है ए ट्रांसफर टू बी एन स्टेट टू विच सी इज इंटाइटल। ए जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, बी को ट्रांसफर कर देता है, और वो प्रॉपर्टी जो है मान लीजिए ए बी, ए जो है नॉट रियल ऑनर, लेकिन ये जो है ये ऑनर है, और किसको ये सेल कर रहा है, सॉरी ये ऑनर नहीं है, ये आपका ट्रांसफर ही है। ठीक है, टू विच सी इज इंटाइटल, सी जो है इंटाइटल है एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, गिव सी अ कोल माइन। ये क्या करता है, यहाँ पे सी को एक कोल माइन दे देता है। ठीक है, और ये सी जो है वो क्या करता है, इस कोल माइन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसका पोजीशन ले लेता है एंड एग्जॉस्टेड ही हैज देयर बाई कन्फर्म द ट्रांसफर। ठीक है, अब क्या है, जब ये उसको एक्सेप्ट कर लिया, दिस मीन्स दैट कि जो ट्रांसफर था वो एक्सेप्ट हो चुका है और वो ट्रांसफर को कंफर्म कर किया जा चुका है। अब जो बी का राइट था वो सारे के सारे राइट उसको मिल चुके हैं और मिलेंगे। ठीक है, यहाँ 1 ईयर का टाइम पीरियड वही दे रखा है कि इफ ही डज नॉट विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर सिग्निफाइंग टू ट्रांसफर, इलेक्ट नहीं करता है रिप्रेजेंटेटिव और हिज रिप्रेजेंटेटिव his intention to confirm or dissent from it transfer, the transferor or his representative may upon the expiration of 1 year require him to make his election, and if he does not comply with such question within the reasonable time after he has received, he shall be deemed to have elected to confirm the transfer। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि उसने क्या किया है, ट्रांसफर को कंफर्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अपॉर्शनमेंट की बात है। ठीक है, 36 से अपॉर्शनमेंट शुरू होता है। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है कोई पार्ट या फिर
डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली, ठीक है। मान लीजिए एक या एक से ज़्यादा लोग एक साथ प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, एक या एक से ज़्यादा लोग एक साथ प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो इसमें ऐसे तो पूछा जाता है अधिकतर कि मतलब जो सेक्शन नंबर है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सेक्शन नंबर आता है, लेकिन मेंस में इसका आंसर लिखने को आता है सही से, तो आपको इसको क्लियरली पढ़ना चाहिए, ठीक है। अपॉर्शनमेंट ऑफ द पीरियोडिकल पेमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंटाइटल, ठीक है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई यूसेज नहीं है, और उस सिचुएशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जा रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पर्सन ए है, वो अपने हाउस को क्या करता है, बी को सेल करता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, जो कि ऑलरेडी एक साथ कई लोगों को ट्रांसफर किया गया है, मतलब कि बी को सेल भी किया, उसके साथ साथ उसने क्या कर रखा है, ऑलरेडी उसको लीज कर रखा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंटर वाइवर्स ट्रांसफर है, तो उस टाइम में जो रेंट होगा वो किसको पे किया जाएगा, तो ये जो है वो अपॉर्शनमेंट करके किया जाएगा कि जिस टाइम पे ट्रांसफर हुआ है उस टाइम से क्या होगा, ट्रांसफरी उस रेंट के लिए इंटाइटल्ड होगा, ठीक है। सेक्शन की लैंग्वेज क्या है, in the absence of a contract or local uses to the contrary, all rent, annuities, pension, dividend and other periodical payment in the nature of income shall upon the transfer of the interest of the person entitled to receive such payment be deemed as between the transferor and the transferee to acquire due from the day to day, ठीक है। जो भी डे टू डे चीज़ें अवेलेबल हैं वो ड्यू हो चुकी हैं, वो सारी की सारी इसको मिलेगी, तो यही चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है कि डे टू डे मिलता है, एंड टू बी अपॉर्शनेबल अकॉर्डिंगली बट टू बी पेएबल ऑन द डेज अपॉइंटेड फॉर द पेमेंट देयर ऑफ, ठीक है, जिस डेट को अपॉइंट किया गया होगा उस डेट से, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 37, अपॉर्शनमेंट ऑफ द बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक साथ क्या किया गया है, कई सारे लोगों को ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। अब उसमें से उन लोगों का जो क्या है, अलग अलग कंसिडरेशन था, किसी प्रॉपर्टी में कई सारे बायर हैं लेकिन उनका कंसिडरेशन अलग अलग है, कोई हाफ पेमेंट करता है, कोई क्वार्टर पेमेंट करता है, और उसके बाद से लीज है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या है, मान लीजिए इसका जो एक इलस्ट्रेशन है ये, लेकिन ये जो सेक्शन है ये एग्रीकल्चर पर्पजेस पे अप्लाई नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद ना बताए। मान लीजिए ए और बी, ए जो है वो क्या करता है, यहाँ पे सेल करता है, ए जो है वो सेल करता है सेम हाउस को, किसको, बी सी डी, ठीक है। इसमें बी और सी जो हैं जिन्होंने क्वार्टर पेमेंट की है, और यहाँ पे ये जो है हाफ पेमेंट कर रखा है, और ये जो लैंड है, जो हाउस है, वो ऑलरेडी किसके पास है, लीज पे दिया हुआ है ई को, किसी पर्टिकुलर मनी पे, ठीक है। मान लीजिए एक्स मनी ये पे कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये एक्स मनी पे कर रहा है तो उस सिचुएशन में ये जो मनी होगी वो डिवाइड होगी, ठीक है, प्रोपोर्शनली। तो बी को इसका हाफ शेयर मिलेगा, सी और डी को इसका क्वार्टर शेयर मिलेगा, ठीक है। यही ये सेक्शन कहता है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे किया गया ना, प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड एंड हेल्ड इन सेवरल शेयर्स, बहुत सारे शेयर इसमें बना दिए गए। देयर अपॉन द बेनिफिट ऑफ एन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी एज अ होल पासेस फ्रॉम वन टू सेवरल ऑनर, तब क्या होगा, ये देखिए 37 में क्या है, 1 टू सेवरल ऑनर जा रहा है, ठीक है, एक पर्सन से ही कई सारे लोगों को सेल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में है कि जो ऑनर्स हैं उनको मिलेगा। 38 में क्या है, ठीक है। अब देखिए 37 तक हमने पढ़ लिया, और 37 में ये जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ए नंबर का इलस्ट्रेशन है,
देन देयर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए 37 तक का जो प्रोविजन था वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे लग रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब क्लियरली मेंशन हो गया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद कल ही बताया था मैंने कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे कितने सेक्शन टीपीए के लगते हैं, तो 5 to 37। और इसके बाद आपका जो गिफ्ट का प्रोविजन है वो आपका क्लियरली किस पे लगता है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे लगता है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 38। 38 जो है किस ट्रांसफर करना है, किसे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पर्सन ट्रांसफर है, और किसके थ्रू हो रहा है, तो ये जो ट्रांसफर है वो आपका हो रहा है बाई ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि ये अधिकतर हिंदू लॉ में लगता है, ये जो सेक्शन है आपका 38, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हिंदू विडो है वो भी कुछ ही सर्कमस्टांसेस में क्या कर सकती है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो बहुत सारे एयर्स को छोड़ गया है और उसके बाद उसके मेंटेनेंस का सीन है, तो उस टाइम पे या फिर जो करता होता है या फिर कोई भी मतलब मैनेजर जो है हिंदू जॉइंट फैमिली का वो मेंबर, या फिर देखा जाए तो जो हिंदू फादर है या फिर डिफेक्टो या डिजोरे जो गार्जियन होते हैं, ये सारे क्या कर सकते हैं, ऑथराइज हैं कि वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। कब सेल कर सकते हैं, where a person authorized only under certain circumstances in their nature variable to dispose of immovable property, जैसे कि जो एडॉप्शन में प्रॉपर्टी सेल होती है तो वहाँ पे कोर्ट की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। सेम सिचुएशन में जब जो विमेन है, अगर हिंदू विडो जो है वो ट्रांसफर करती है तो वहाँ पे भी बाकी सारे लोगों का शेयर डिसाइड होता है। अब देखिए, ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन अलाइन alleging the existence of such circumstances, they shall, as between the transferee on one part and the transferor, other person affected by the transfer on the other part, be deemed to have existed if the transferee, after using reasonable care to ascertain the existence of such circumstances, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 38 जो है 38 से 53A तक का जो प्रोविजन है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे ही केवल लगता है, ठीक है। और कुछ समय ऐसा होता है कि जो भी पर्सन है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, उसको जो ट्रांसफर करने का राइट दिया गया है वो लिमिटेड होता है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। कब कर सकता है, अगर उसके पास सबसे पहली बात जो ट्रांसफरी है वो क्या करेगा, रिजनेबल केयर रखेगा एग्जिस्टेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस, जो भी सर्कमस्टांसेस है। दूसरी चीज क्या है कि वो गुड फेथ में ऐसा किया है, ठीक है। और देखिए इसमें एक और वो होता है गार्जियन ऑफ अ माइनर, कोई भी गार्जियन जो है, जो माइनर का गार्जियन अपॉइंट होता है, और एडॉप्शन में तो खैर जो डिफेक्टो और डिजोरे गार्जियन होते हैं वो, तो ये सारे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को सेल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। अब आता है 39, ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज इंटाइटल टू मेंटेनेंस। अगर कोई थर्ड पर्सन है और उस प्रॉपर्टी से उसको मेंटेनेंस मिल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो फिर क्या होगा, अगर ट्रांसफरी को के पास नोटिस है इस बात का कि इस पर्सन का मेंटेनेंस यहां से जाना है, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसको जो मेंटेनेंस है वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन दो सिचुएशन होनी चाहिए। पहली सिचुएशन ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो कंसिडरेशन पे ट्रांसफर हुई हो। दूसरी चीज क्या है कि ट्रांसफरी के पास कोई भी नोटिस ना हो या फिर थर्ड पार्टी, ठीक है।
डिफीट होने के लिए, ठीक है। अगर कंसिडरेशन के साथ पे किया गया है तो उस सिचुएशन में ये जो मेंटेनेंस का राइट है वो डिफीट हो जाएगा। और अगर कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, मतलब कि अगर यहाँ पे ग्रेटिटुअस ट्रांसफर है, तभी क्या होगा, आपका जो ट्रांसफरी होगा वो इंटाइटल होगा मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कंसिडरेशन पे किया है तो उस कंसिडरेशन से उनका मेंटेनेंस वहां से जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि उसके पास नोटिस हो, ठीक है। अगर नोटिस नहीं है तो डिफीट कर जाएगा, ठीक है। तीन चीजों को जो सेक्शन नंबर 39 है वो प्रोटेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहली चीज जो है वो आती है आपकी मेंटेनेंस, दूसरी चीज जो है वो एडवांसमेंट, और थर्ड थिंग जो है वो प्रोविजन फॉर द मैरिज है, ठीक है। अब मेंटेनेंस क्या है ये हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा जा चुका है, और एडवांसमेंट क्या है ये हमने टीपीए में ही थोड़ा बहुत जाना है, और इसके बाद से जो मैरिज है, ठीक है। इतनी चीजें। अब आ गए सेक्शन नंबर 40। बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड, ठीक है। किसी भी पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वो क्या करेगा, लैंड को यूज करेगा या नहीं करेगा। तो रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट की बात है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट सेक्शन 40 जो है इस पे बेस करता है। यहाँ पे क्या है कि फॉर द मोर बेनिफिशियल enjoyment of his own immovable property a third person has independently of any interest in the immovable property of another, ठीक है। दूसरे की प्रॉपर्टी पे of any easement thereon a right to restrain the enjoyment in a particular manner of the लेटर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा, बी को सेल करेगा, ठीक है। जबकि वो क्या करता है, इसको सी को सेल कर देता है, जिसके पास नोटिस है इस बात का कि उसका जो एंजॉयमेंट होगा वो रिस्ट्रिक्ट होगा। सेम प्रॉपर्टी पे सेल हो रहा है दो लोगों को एक साथ, तो बी जो है वो क्या कर सकता है, जिसको पहले सेल हुआ था वो पर्सन अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है अगेंस्ट सी, ठीक है। और सिर्फ उतना ही राइट वो एक्सटेंड करा सकता है। यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, इसने सेम प्रॉपर्टी सेल की बी को, और सेम प्रॉपर्टी जो कि सेल की सी को। तो यहाँ पे बी को जो अपना राइट इन्फोर्स कराना है, जो वो ए के अगेंस्ट अपना राइट इन्फोर्स करा सकता था, वो सारे राइट वो क्या करेगा, सी के अगेंस्ट इन्फोर्स करा पाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और of obligation annexed to the ownership but not amounting to interest or easement where a third person is entitled to the benefit of an obligation, ठीक है। कोई भी ऑब्लिगेशन है उसका बेनिफिट जो कि अराइज किससे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो immovable property but not amounting to interest therein or easement thereon, ठीक है। such right or obligation may be enforced against the transferee with notice thereof or a gratuitous transferee of the property affected thereby but not against a transferee, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, A contracts to sell सुल्तानपुर to B while the contract is still in force he sells सुल्तानपुर, जब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में था तभी उसने C को सेल कर दिया। Who has notice of the contract, B may enforce the contract against C to the same extent, बिल्कुल सेम एक्सटेंट में क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है। अब आते हैं 41 ऑस्टेंसिबल सेल। 41 जो है ऑस्टेंसिबल ऑनर है। ऑस्टेंसिबल मतलब होता है हु इज नॉट द रियल ऑनर, ठीक है।
ये जो है हम लोग एक मैगजीन पढ़ते हैं, नेमो डेट क्वी नॉन डेबिट हैबिट, ठीक है। ये आप मैगजीन चाहें तो लिख सकते हैं, नेमो डेट क्वी नॉन हैबिट, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ही गिव्स नॉट हु हैथ नॉट, ठीक है। वो पर्सन जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। या फिर ये समझ लीजिए कि सिर्फ वही पर्सन ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास रियल ऑनरशिप है। तो ऑस्टेंसिबल सेल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास कोई राइट नहीं है सेल करने का, वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। यहाँ पे कंसेंट है जो कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड है ऑफ द पर्सन जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जिसका इंटरेस्ट है, और वो ट्रांसफर करता है किसी भी दूसरे पर्सन को एज अ ऑस्टेंसिबल ऑनर, तब क्या होगा, द ट्रांसफर द सेम फॉर कंसिडरेशन, द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरर वॉज नॉट ऑथराइज टू मेक इट, ठीक है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि उसको ऑथराइज किया गया है विथ बाई गिविंग अ कंसेंट, ठीक है। ये जो है एक्सेप्शन के तौर पे ये काम करता है, क्योंकि जो ये मैगजीन मैंने लिखा है इसी मैगजीन के एक्सेप्शन के बेसिस पे काम करता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या ही ट्रांसफर करेगा। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी ट्रांसफर कर सकता है अगर उसको ऑथराइज किया जाए तो, और उसको हम वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करा सकते, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है इस सेक्शन के लिए, 41 के सेक्शन के लिए? फर्स्ट थिंग कि जो भी पर्सन है वो ऑथराइज्ड है सेल करने के लिए, ठीक है। ऑस्टेंसिबल ऑनर के थ्रू क्या किया गया है, सेल किया गया है। उसके बाद जो भी पर्सन उसको सेल कर रहा था उसके पास कंसेंट थी, कंसेंट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों हो सकती है, और वो रियल ऑनर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफ़र जो है वो कंसिडरेशन के लिए किया गया हो, और ट्रांसफ़र जो कंसिडरेशन के लिए किया गया है वहाँ पे जो ट्रांसफरर है उसके पास पावर है ट्रांसफ़र करने का, और वो जो है गुड फेथ में किया हो। जिसने भी ट्रांसफ़र किया है वो क्या कर सकता है, गुड फेथ में ट्रांसफ़र किया हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर हैं तो ट्रांसफ़र बाई ऑस्टेंसिबल सेल हो सकता है। सेक्शन 41 पे एक केस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है आपका जया पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा, ठीक है। इनका केस है जो कि अधिकतर पूछा जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, तो ऑस्टेंसिबल सेल से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे रखा है कि जो ट्रांसफर ही होगा आफ्टर टेकिंग रिजनेबल केयर टू असर्टेन दैट द ट्रांसफरर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्राउंड जो मैंने बताया उसमें यही है कि ट्रांसफरर के पास राइट है, वो ऑथराइज है, इसको वो गुड फेथ में मानता है और उसके बाद से उसने ट्रांसफर कंप्लीट कराया है, कंसिडरेशन पे किया है, ठीक है। आई जस्ट होप कि इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। आगे की चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, यही जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं टीपीए के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। फोर्टी टू जो है वो आपका बात करता है ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फार्मर ट्रांसफर, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन के द्वारा ट्रांसफर करना जिसके पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सके, पुराने ट्रांसफर्स को रिवोक कर सके। तो कोई भी पर्सन जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में को ट्रांसफर करता है और ये पावर रखता है टू रिवोक द ट्रांसफर, सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन टू अनदर ट्रांसफरी, ठीक है। क्या करता है, ट्रांसफर को रिवोक करके फिर से वो दूसरे ट्रांसफरी को सेल ट्रांसफर कर देता है। सच ट्रांसफर ऑपरेट इन फेवर ऑफ सच ट्रांसफरी सब्जेक्ट टू द कंडीशन अटैच टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर एज अ रिवोकेशन ऑफ द फॉर्मर ट्रांसफर, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ द पावर। जो भी उसके पास जितना पावर है कि वो जितना क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। कंप्लीटली तो नहीं रिवोक कर सकता है, लेकिन जब इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे, देखिए हम टीपीए में कितने तरह के ट्रांसफर पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो टीपीए में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेल, ठीक है। सेल, मॉर्टगेज, लीज, चार्ज, गिफ्ट, इसके बाद एक्शनेबल क्लेम,
ये सारे जो ट्रांसफर हो रहे हैं इन सब में कौन सा जो ट्रांसफर है वो दोबारा ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो पुराना ट्रांसफर है उसको रिवोक किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने लीज किया है तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? तो यस, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है विथ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ तक वो कर सकता है। इसका जो ये इलस्ट्रेशन दे रखा है कि अगर ए जो है वो क्या कर रहा है, अपने हाउस को लीज पे दे रहा है और यहाँ पे पावर रखता है, वो एक क्लॉज वो रख रखा है कि वो लीज को कभी भी रिवोक कर सकता है। मान लीजिए जो लीज है वो 1 ईयर से कम की है, मंथ टू मंथ है, तो वो रिवोक हो सकती है। उस सिचुएशन में इफ इन द ओपिनियन ऑफ द स्पेसिफाइड सर्वेयर बी शुड मेक अ यूज ऑफ डेट्रीमेंटल टू इट्स वैल्यू। ठीक है, आफ्टरवर्ड क्या करता है, ए ऐसा सोचता है कि सच अ यूज हैज बीन मेड, लेट्स द हाउस टू सी। उसके बाद वो क्या करता है, सेम हाउस को सी को लीज पे दे देता है। ठीक है, कुछ कंडीशन लगा रखा है कि अगर आपने ऐसा किया, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ अब कोई आता है और वो ये कहता है कि मैं आपको ये प्लेस नहीं दूंगा पढ़ाने के लिए, ठीक है, सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही अवेलेबल है। और उसके बाद वो क्या करता है, जो भी लीज मेरे साथ हुई है उसको रिवोक करता है और इसी सेम प्रॉपर्टी को क्या करता है, किसी अदर पर्सन को लीज कर देता है। उस सिचुएशन में दिस ऑपरेट एज रिवोकेशन ऑफ बीज लीज। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि मेरे साथ जो लीज हुआ था वो क्या हो गया है, रिवोक हो गया है। हो गया। नेक्स्ट आते हैं 43। 43 इज ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली अक्वायर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ये सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र इसी तरह का होता है। ठीक है, कि एक ऐसा पर्सन जो ऑनर नहीं है। अब हमने उसमें सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा था कि व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर, तो मेयर चांस ऑफ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता कि आप इसके एयर्स हैं और आपको ये प्रॉपर्टी जो है मिलेगी फ्यूचर में, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, लेकिन 43 एक सिचुएशन बताता है कि अगर ऐसा ट्रांसफ़र हो गया तो क्या होगा। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र जो है कैसे हो रहा है, फ्रॉडुलेंटली हो रहा है या फिर एरोनियसली हो रहा है। रिप्रेजेंट दैट, ये फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पर्सन को कि ये जो ट्रांसफ़र है वो कैसे किया जाएगा, वो उसका रियल ऑनर है और वो खुद इस ट्रांसफर को करेगा। ठीक है, जबकि वो प्रॉपर्टी उसको फ्यूचर में मिलनी है, अभी उसके पास चांस है। कोई भी चाइल्ड है, कोई भी मतलब मान लीजिए सन है, फादर है, तो उसमें क्या होता है, वो सोचता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके पापा के पास बात तो उसकी होनी ही है, क्योंकि वो सक्सेशन नहीं पढ़ रखा है तो उसे नहीं पता है कि कितनी प्रॉपर्टी मेरी होनी है, कितनी नहीं होनी है। तो इस वजह से वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की बात करता है और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, जो मनी है वो रिसीव कर लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी ऑपरेट ऑन एनी इंटरेस्ट विद द ट्रांसफरर में अक्वायर इन सच प्रॉपर्टी एट एनी टाइम ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर सबसिस्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ट्रांसफरी है अगर वो उस ट्रांसफ़र को कैंसिल नहीं कराता है, उस ट्रांसफ़र को सबसिस्ट रखता है, तो जब जो ट्रांसफरर है वो अपने राइट को अक्वायर करेगा उस टाइम पे ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा और उसके जितने भी इंटरेस्ट थे वो सारे के सारे इंटरेस्ट किसके पास चले जाएंगे, ट्रांसफरी के पास चले जाएंगे। ठीक है, इसको एक प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। सॉरी, ठीक है, nothing in this section shall impair the right of transferee in good faith for consideration without notice to the existence of said option। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 43। और
यहाँ पे जो ट्रांसफरी को राइट मिल रहा है वो कब मिलेगा? पहले कि उसको वहां से हटाया ना गया हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको कैंसिल ना किया गया हो और सबसिस्ट कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 44, ट्रांसफर बाय को ऑनर। यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा ऑनर है और वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें 4 ऑनर है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है 4। अब इसमें कोई ए है, ये क्या कर रहा है, अपना शेयर ट्रांसफर कर दे रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा, जो ए का शेयर है उस प्रॉपर्टी के अंदर वो चला जाएगा ट्रांसफरी को। ठीक है, एज टू सच शेयर और इंटरेस्ट एंड सो फार एज इज नेसेसरी टू गिव इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, और जो ट्रांसफरर होगा, राइट टू ज्वाइंट पोजीशन और अदर कॉमन, जो भी उसका राइट है उसमें, ठीक है, जो भी कॉमन एंजॉयमेंट का राइट था, पार्टीशन का राइट था, शेयर करने का राइट था, वो सारी चीजें उसको क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, where the transferee of a share of dwelling house belonging to an undivided family is not a member of family, nothing in this section shall be deemed to be entitle him to joint पोजीशन और अदर कॉमन और पार्ट एंजॉयमेंट। ठीक है, देखिए HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली जो है उस पर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो नहीं अप्लाई होते हैं। ठीक, तो ये हो गया 45। 45 जो है वो आपका बात करता है किसकी, अभी क्या था कि ज्वाइंट ऑनर थे जो ट्रांसफर कर रहे थे, को ऑनर थे जो ट्रांसफर कर रहे थे। 45 में क्या है कि ट्रांसफरी बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट ट्रांसफर हो रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, ज्वाइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन टू 2 or more person and such consideration is paid out of the fund belonging to them। ठीक है, कॉमन फंड है उनका जो बिलोंग कर रहा है उनसे और उससे ही उनका कंसिडरेशन पे हो रहा है। उस सिचुएशन में क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जितने इंटरेस्ट के लिए वो इंटाइटल हैं उतना उनका मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि उनके फंड में उनका जितना शेयर है उतना ही उनको प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलेगा, ये बात ये कह रहा है। और अगर कॉमन फंड नहीं था तो उस सिचुएशन में क्या है कि अलग अलग वो दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये होगा कि जितना जिसने पेमेंट किया है उसका शेयर उतना होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस एज टू इंटरेस्ट इन द फंड टू विच दे वर रिस्पेक्टिवली इंटाइटल, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इक्वली इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी में। ठीक है, 46 जो है वो बात करता है ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफर हो रही है किसके लिए, ऐसे पर्सन के द्वारा जिसका डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है उसमें। द ट्रांसफरर आर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल टू द शेयर इन द कंसिडरेशन इक्वली वेयर द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वर इक्वल वैल्यू, और अगर वो अनइक्वल वैल्यू में है तो उनको हम प्रपोर्शनेटली क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 47 जो है वो बात करता है ट्रांसफर बाय को ऑनर ऑफ द शेयर इन द कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है, शेयर हो रहा है, एक से ज्यादा को ऑनर्स है इसमें।
ठीक है, और प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं विदाउट स्पेसिफाइंग दैट ट्रांसफर इज टू टेक इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर शेयर और शेयर्स। ठीक है, उस सिचुएशन में भी यही है कि अगर इक्वल है तो इक्वली डिवाइड होगा, और अगर अनइक्वल है तो प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। हो गया 46, 47, 48। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ए द ऑनर ऑफ 8 आना। ठीक है, ए जो है इसके पास 8 आने शेयर है। ठीक है, और बी और सी ईच द ऑनर ऑफ 4। बी और सी जो है इनके पास 4 का है। इन मौजा सुल्तानपुर ट्रांसफर करते हैं 2 आना टू मौजा टू डी। ये डी को ट्रांसफर कर देते हैं 2 आने। ठीक है, मिल जाता है डी को। उस सिचुएशन में क्या होगा, टू गिव इफेक्ट टू द ट्रांसफर 1 आना शेयर इज टेकन फ्रॉम द शेयर ऑफ ए। ठीक है, और उसके बाद से एक यहां से लिया जाएगा और हाफ आना जो है वो किससे लिया जाएगा, बी और सी से। ठीक है, तो जिसका जितना शेयर है उसी हिसाब से डिवीजन भी होता है। अगर उसका हाफ शेयर है तो उस अकॉर्डिंग उसके शेयर में से डिवाइड होगा, और अगर उसका जो शेयर है वो कम है तो उससे कम होगा। ठीक है, अब देखिए 48 जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस करता है, और इसका मतलब ये होता है, देखिए क्वी प्रायर एस्ट टेम्पोर पोर्टिएस्ट जुरे। ठीक है, प्रायर इन टाइम बेस्ट इन लॉ। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है कि जो भी पहले आता है और वो उसी को परफेक्ट माना जाता है लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, प्रायोरिटी ऑफ राइट क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात है, वेयर अ पर्सन परपोर्ट टू क्रिएट बाय द ट्रांसफर एट डिफरेंट टाइम राइट इन और over the same immovable property, and such right cannot all exist or be exercised to their full extent together. Each latter created right shall in the absence of a special contract क्या होगा, reservation binding the earlier transferee be subject to the right previously created। ठीक है, जो भी बाद में आया है उसका जो right होगा वो माना जाएगा। ठीक है, अब इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें फर्स्ट थिंग है आपका ये कि जो ट्रांसफरर होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक, ट्रांसफरर जो है वो सेम है, सेम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और इसके बाद से जो ट्रांसफर हुआ है वो सक्सेसिव ट्रांसफर है, मतलब पहले एक हुआ फिर उसके बाद दूसरा हुआ है, फिर उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है ट्रांसफर के थ्रू वो डिफरेंट टाइम पे है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ राइट ओवर द सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी राइट क्रिएट किया गया है वो सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर की गई है। ठीक है, अब एक्सेप्शन ये है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड डीड है, या फिर मॉर्टगेज का राइट है, या फिर गवर्नमेंट डेट है, तो ये सारी चीजें जो है इसका एक्सेप्शन आ जाती हैं। अब आते हैं 49 ट्रांसफरीज राइट अंडर policy, where the immovable property is transferred for consideration and such property or any part thereof is at the date of the transfer insured against loss and damages by the fire. The transferee in case of such loss and damage क्या होगा, may in the absence of contract require any money which the transferor actually receive under the policy or so much thereof as may be necessary to be applied in reinstating the property। ठीक है, अब देख लीजिए ये सारे सेक्शन बहुत कम पूछे जाते हैं 49। अब आते हैं 50 जो है, रेंट बोनाफाइडली अगर किसी को पे कर दिया गया है, मान लीजिए कि कोई भी टेनेंट है,
अब किसी भी हाउस में आप रह रहे हैं और आप उसके टेनेंट हैं, और उस सिचुएशन में क्या होता है कि ऑनर चेंज हो गया है क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, और आप क्या करते हो, किसी को बोनाफाइडली आपने रेंट पे कर दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि गुड फेथ में आपने रेंट पे किया है, तो afterward appeared that the person to whom such rent is payable or delivered was made had no right to receive, उसके पास कोई राइट नहीं था, तो नो पर्सन शैल बी चार्जेबल, उसके लिए आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा या फिर आपसे दोबारा रेंट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि 50 रुपीज़ का किसी फील्ड पे रेंट है ए का, और बी क्या करता है, उसको पे कर देता है, और क्योंकि जो फील्ड है वो सी को ट्रांसफ़र हो गई है, बी के पास इस बात का नोटिस नहीं था, और वो क्या करता है, बोनाफाइडली जाके पेमेंट जो है ए को कर देता है, तो उसको चार्ज नहीं किया जाएगा कि वो रेंट वापस से सी को पे करे। ठीक है, फिफ्टी वन, देखिए 50 के कंप्लायंस के लिए सबसे पहली बात यह है कि रेंट जो है वो एडवांस में पे किया गया हो, इसके बाद ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट भी हो सकता है अगर कुछ ऐसा है तो। अब मान लीजिए 51 जो है, यहाँ पे 50 में रेंट पे करने की बात आती है, 51 में ये है कि इम्प्रूवमेंट कोई कराया गया है। ठीक है, तो ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी के प्रिंसिपल पे ये बेस करता है, लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पर्सन है जो ट्रांसफरी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या करता है, कोई भी इम्प्रूवमेंट करा देता है। ठीक है, मान लीजिए अब मुझे ही कोई भी हाउस ट्रांसफर हुआ है, या फिर मुझे मान लीजिए, या फिर किसी को भी अगर ये हाउस ट्रांसफर हुआ है, ठीक, तो मैं तो ये मानती हूँ कि ये हाउस मेरा है, मैं इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करा सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि ये जो हाउस ट्रांसफर हुआ है उस पर मेरा कोई राइट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी इम्प्रूवमेंट मैंने कराए हैं उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिफंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बात है वो इसमें कहता है। कोई भी बोनाफाइड होल्डर है, सबसे पहली बात यह है कि आप बोनाफाइड होल्डर होने चाहिए, उसमें आपके पास इस नोटिस का बिल्कुल नॉलेज नहीं होना चाहिए, या फिर नोटिस नहीं होनी चाहिए इस बात की कि आप उसके ऑनर नहीं हो, या फिर आपका उस पर राइट नहीं है, और फिर आप उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कराते हो प्रॉपर्टी में, ये बिलीव करते हुए कि वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली आपकी है उस सिचुएशन में, और सब्सिक्वेंटली क्या किया जाता है, आपको वहां से इविक्ट कर दिया जाता है। तो जो भी पर्सन इविक्ट करता है वो क्या करेगा, सिक्योर करेगा जो भी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी था ट्रांसफरी का एट द देन मार्केट वैल्यू, उसको आपको दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सच इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब देखिए, द अमाउंट to be paid secured in respect of such improvement shall be the estimated value thereof at the time of eviction, जिस टाइम पे इवेक्शन हुआ था उसी टाइम पे एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो होगी। आज ये क्लास काफ़ी साइलेंटली चल रही है, आई जस्ट होप कि सबको समझ आ रहा हो, या फिर मेरे पास ही मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतना तो हो गया, ये इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है। व्हेन अंडर द सर्कमस्टांसेस अफोर्डेड, ट्रांसफरी अगर मान लीजिए कोई भी उसमें प्लांट लगाता है या फिर सोन ऑन द प्रॉपर्टी क्रॉप्स कोई लगाता है जो ग्रो कर रहा है, ही इज इविक्टेड, और उसके बाद उसको इविक्ट कर दिया जाता है, तो वो इंटाइटल है उस क्रॉप्स के लिए एंड टू फ्री इनग्रेस एंड इग्रेस टू गैदर एंड कैरी देम। ठीक है, नेक्स्ट 52, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो जिसका ट्रांसफर होता है पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूट है ऑलरेडी, और या फिर कोई भी सूट पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो
ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी सूट पेंडिंग है तो उस टाइम में क्या किया जाएगा, आपका जो ट्रांसफर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रांसफर हो जाता है। लिट लाइट पेंडेंटे निहिल इनोवेचर जो है, ये मैगजीन इस सेक्शन पे लगती है, ठीक है। सबसे पहले तो यही लिख लीजिए 52, लिट लाइट पेंडेंटे निहिल, ठीक है, इनोवेटर, और इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये लिस पेंडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस जो है उस पे बेस है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो ये है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी सूट आर प्रोसीडिंग विच इज नॉट कोलिजिवली इन विच एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी राइट या लाइबिलिटी जो है वो क्वेश्चन की गई है, तो प्रॉपर्टी को सबसे पहली बात जनरल रूल ये है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है, अदरवाइज डेल्ट विथ बाई एनी पार्टी टू द सूट आर प्रोसीडिंग so as to affect the right of other party thereto under any decree order which may be made therein except under authority of court and on the terms as it may impose, ठीक है, एक्सेप्ट की जो भी कोर्ट डिसाइड करे जिसके अकॉर्डिंग क्या है आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी हो, तो उसके अलावा आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करोगे। लेकिन फिर भी अगर ठीक है, बेलेमी वर्सेस सब क्या है, सबीना का केस है, इसमें जो पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बस मैच करने के लिए या फिर ऐसे डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, तो इसी से है। इफेक्ट क्या होता है, लिस पेंडेंस का इफेक्ट ये होता है कि नॉट टू एनुअल all voluntary alienation effected by the parties to the suit but only to make subservient to the right of the parties thereto under the decree or order, ठीक है। लिस पेंडेंस का मतलब यही है कि पहले तो ये बात है कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सर्विएंट कोई भी इंटरेस्ट उस पर क्रिएट हो सकता है और वो डिपेंड किस पे करेगा, कोर्ट के ऑर्डर पे, ठीक है। 53 जो है वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर से डील कर रहा है। 52 के एसेंशियल्स पढ़ लेने चाहिए 53 पे जाने से पहले। सबसे पहली बात यह है कि पेंडेंसी ऑफ सूट या प्रोसीडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो है पेंडिंग इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, ये कॉम्पिटेंसी मैंडेटरी है। सच सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कोलिजिवली कैरेक्टर, कोलिजिव कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ राइट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्ट एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, डायरेक्टली कोई भी राइट जो है वो क्वेश्चन में होना चाहिए, कोई वेग सूट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जो है वो जो भी ट्रांसफर मस्ट बी ट्रांसफर और अदरवाइज डेल्ट बाय द एनी पार्टी टू द लिटिगेशन, ठीक है। लास्ट थिंग जो है वो ये है कि ट्रांसफर मस्ट अफेक्ट द राइट ऑफ अदर पार्टी टू द लिटिगेशन। हो सकता है कि ट्रांसफर की वजह से क्या हो, ट्रांसफर की वजह से कोई भी जो पार्टी है उसमें उसके राइट को अफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर जो है वो 53 में है। यहाँ पे अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ऑनर नहीं है वो फिर भी ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे ये है कि आप फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कैसे कर रहे हो, जो भी क्रेडिटर है उसको डिफ्रॉड करने के लिए या फिर कोई भी डिले करने के लिए
क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफरर, वो जो है वॉइडेबल होगा। ठीक है, तो आप देख लो कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर जो है वो आपका वॉइडेबल होगा। ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है। इसमें दो चीजें हैं, पहला पार्ट जो है वो आपका डील करता है ट्रांसफर इन फ्रॉड, और सेकंड पार्ट जो है डील विद द ट्रांसफर इन फ्रॉड ऑफ सबसीक्वेंट ट्रांसफरी। ठीक है, फर्स्ट में ये है कि कोई भी ट्रांसफर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है, इस इंटेंशन के साथ आप ट्रांसफर करते हो कि आप क्या करोगे, डिफीट करोगे या फिर डिले करोगे क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफरर को, शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर। ठीक है, जो भी क्रेडिटर है वो जब जिसका डिफीट हो रहा है या डिले हो रहा है, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इम्पेयर द राइट ऑफ ट्रांसफरी इन गुड फेथ एंड फॉर द कंसिडरेशन। अगर कोई भी ट्रांसफरी मान लीजिए कि गुड फेथ में आता है, उसे नहीं पता है कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है, तो उसका राइट अफेक्ट नहीं होगा। नथिंग इन सब सेक्शन शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी। ठीक है, every transfer of immovable property made without consideration with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transferee। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो voidable होगा किसके, at the option of such transferee। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये सारा जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस है, ये सारी चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, बट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन आता है और थोड़ा सा क्लॉज आता है, वो ये कि मतलब क्या कर सकता है, ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि किसके ऑप्शन पे ये वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाएगा, तो इट इज़ द ट्रांसफरी ओनली। एंड फर्स्ट पैराग्राफ में ये है कि क्रेडिटर के ऑप्शन पे जो ट्रांसफर है उसको हम वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है सेल, जो कि 54 से स्टार्ट होता है। सेल जो है 54 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है, 57। A पार्ट परफॉर्मेंस, इसके बाद 53A को थोड़ा बहुत SRA में डिस्कस किया था मैंने, और अभी जो है यहाँ पे 53A को मैंने ज़्यादा नहीं वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें सेल जो है, बस इतना याद रखिए कि सेल को डिफाइन किस सेक्शन में किया गया है, तो ये है आपका 54। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि किस सेक्शन में सेल डिफाइंड है और सेल हाउ मेड कौन सा पार्ट है, तो इसका सेकंड पैराग्राफ जो है वो बताता है कि सेल होती कैसे है। ठीक है, तो सेल क्या है, कब कहेंगे कि ये सेल है और कब कहेंगे ये लीज है, मॉर्टगेज है, सारी चीज़ें। तो बस इतना डिफरेंस समझिए कि ये सेल है, एक कौन सा ट्रांसफर सेल होगा, कौन सा ट्रांसफर आपका लीज होगा, मॉर्टगेज होगा। ठीक है, तो सेल के लिए क्या है आपका, ए जो है किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जब ऑनरशिप जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है, पोजीशन नहीं दे रहा है, कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, सीधे ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, और इन एक्सचेंज ऑफ, किसके एक्सचेंज में, प्राइस के। ये जो है बी है, ये इसको क्या कर रहा है, प्राइस दे रहा है। हो सकता है वो पेड हो, प्रॉमिस हो, या फिर बाद में पे किया जाए, पार्ट पेड हो पार्ट प्रॉमिस्ड हो, ये भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि क्या है, सेल है। ये जो है ये आपका सेल है। मॉर्टगेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लीज में भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सेल में क्या है, आपका ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है।
ये बात याद रखें। और यहाँ पे बस ये याद रखिए, जो प्राइस है वो पेड भी हो सकता है, पार्ट पेड भी हो सकता है, प्रॉमिस्ड भी हो सकता है, पार्ट प्रॉमिस भी हो सकता है। अब कोई कह दे कि ठीक है अभी थोड़े पैसे रखो, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगा, और सेल हो जाती है तो वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल हाउ मेड, कैसे होगा। अगर कोई भी मान लीजिए टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसमें जो या तो 100 रुपए की है, ठीक, या फिर उससे ज्यादा की है, 100 रुपए से ज्यादा, ठीक है, ये वाला सिंबल होगा, 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है या 100 रुपए के बराबर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी होगा, ओनली मेड बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। और अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो लेस देन 100 है, उस सिचुएशन में क्या है, रजिस्ट्रेशन आपका वो हो सकता है आइदर बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरी चीज ये है, अभी आगे पढ़ेंगे कि सेल जो है जब होता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है, ट्रांसफर होती है, दिस मीन्स की डिलीवरी होती है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो सीधे सीधे कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर, ठीक है, और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ होता क्या है, हम प्रॉपर्टी उठा के तो दे नहीं सकते, देते क्या है, उसका इंटरेस्ट उसमें जो क्रिएट किया है वो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, सेम इंटरेस्ट जो कि सेलर का था, जो पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, दिस मीन्स दैट ट्रांसफरर इज नोन एज सेलर, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब जो भी इसमें कंसिडरेशन पे हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइस। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहली बात इतना याद रखिए, थर्ड चैप्टर में दिया है 54 से 57 तक ये जो है दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। सेल जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है, दिस मीन्स कि सेल जब करते हैं तो उसमें जो पार्टीज हैं मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो कैसे होगा, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट that a sale of such property shall take place on the terms settled between the parties. It does not of itself create any interest in the or charge on the such property, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन जो है 55 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर की बात कर रहा है। देखिए इसमें राइट्स और लाइबिलिटीज बहुत सारी दी हुई हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं क्या क्या नहीं होती हैं ये सीधे सीधे डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। सेल के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है पार्टीज की, फिर सब्जेक्ट मैटर की जो सब्जेक्ट टू द इनकम्बरेंस होगा, कोई भी उस पर इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग जो है कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है, कंसिडरेशन के बाद जो है ट्रांसफर या फिर कन्वेंस की जरूरत होती है कि प्रॉपर्टी जो है वो कन्वे हो रही है, इंटरेस्ट कन्वे किया जा रहा है किसी एक पर्सन के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं 55 पे, किसके क्या क्या राइट है, जो सेलर है और जो ट्रांसफरी है वो बायर है आपका, ठीक है। सेल को क्या कंसिडरेशन के बिना भी कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। सेल को अगर हम बिना कंसिडरेशन करेंगे तो उस सिचुएशन में हम वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेल के लिए आपको मोहम्मद मूसा वर्सेस ए.के. गांगुली का केस है और एक ये है, और भी बहुत सारे केस हैं जो सेल से रिलेटेड हैं। आप लोगों को केस लॉ के लिए अगर ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। वैसे टीपीए की एक एग्जॉस्टिव बुक एक तरह से लिख रखी है जो मतलब कंप्लीटली सबके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी पर्सन अगर मेंस के लिए पीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो मेंस के लिए भी आप इजीली उस किताब को पढ़ के, टीपीए की भी लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट की भी लिखी हुई है, और ये जो किताब होने वाली है ये ऐसे नहीं होने वाली है जो बाकी बुकलेट्स होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट अवेलेबल कराया गया है कि बच्चे को सिर्फ उतना ही पढ़ के पूरे के पूरे एरिया को कवर कराया जा सके, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप लोगों में से जिसका भी पीटी क्वालिफाई होता है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए अभी उत्तराखंड दिया है, उत्तराखंड में भी ज़रूरत है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उस बुक को आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। फिफ्टी फाइव, इसमें जो है सेलर फर्स्ट, बस इतना याद रखिए, जो फर्स्ट पार्ट है 55 का उसमें सेलर का है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है इसकी लाइबिलिटीज है, ठीक है। इसके बाद से आते हैं, इसमें जो सेलर का जो राइट है वो आपका फोर्थ क्लॉज में दिया हुआ है, और थर्ड क्लॉज में ये है परचेज मनी हैज़ बीन पेड टू द सेलर, ठीक है। तो क्या क्या करेगा जो भी सेलर होगा, सबसे पहली बात लाइन से देखते चले जाते हैं, ठीक है। जितना भी मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी का वो किसको बताएगा, बायर को, ठीक है। उसके बाद से पूरे के पूरे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन के लिए वो उसको प्रोड्यूस करेगा, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड करेगा, जो भी उसका क्वेश्चन है उसको आंसर करेगा, अमाउंट जो भी ड्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस वो उसको पे करेगा, पेमेंट पे क्या करेगा, कन्वे करेगा प्रॉपर्टी को। इसके बाद से जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है उस टाइम से वो उस प्रॉपर्टी को और उसके डॉक्यूमेंट्स को उसका केयर करेगा, ठीक है। टू गिव ऑन बीइंग द सो रिक्वायर्ड द बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट सच पर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी एज इट्स नेचर एडमिट, जिस भी नेचर में उसको प्रॉपर्टी चाहिए। फिर देखिए टू पे ऑल द पब्लिक चार्जेस, जो भी उसमें रेंट अक्रूड हुए हैं, जो भी ड्यू है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक जिस डेट पे सेल हुई है तब तक, तो उस सारी चीज़ों को क्या करेगा, पे करेगा। सेलर जो है वो डीम टू बी कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर दैट द इंटरेस्ट विद द सेलर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर, ठीक है। और सेलर जो है वो ये बात क्लियर करेगा, देखिए सेलर जो है उसको सबसे पहली बात तो यही बतानी पड़ेगी कि वो उसका रियल ऑनर है, ट्रांसफर करने का उसके पास राइट है, जो भी बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे उसके साथ एनेक्स किए जाएंगे, एंड सेल गो विद द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी as such and may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or any part thereof from time to time vested, ठीक है। जो भी ट्रांसफर के बाद जो प्रॉपर्टी वेस्ट हो रही है वो उस पर जो भी बेनिफिट्स आएंगे, जिस भी पर्सन को बायर देने को कहता है उस पर्सन में वेस्ट हो जाएंगे। फिर आते हैं जहाँ पे होल ऑफ द परचेज मनी हैज़ बीन पेड, अगर पूरा का पूरा परचेज मनी इसको पे कर दिया गया है तो वो बाउंड है कि बायर को डिलीवरी दे, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, टाइटल है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसका पोजीशन और पावर सब कुछ उसको ट्रांसफर करे। सेलर अब फोर्थ क्लॉज में दिया हुआ है कि वो इंटाइटल है किसके लिए, जो सेलर्स है, सेलर जो भी रेंट है जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, जिस दिन ऑनर का ट्रांसफर, ऑनर से ट्रांसफर हुई है उस दिन तक का जो भी रेंट अक्वायर्ड है वो उसको मिले। इसके बाद से ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर जो बायर है उसको बिफोर पेमेंट ऑफ द होल परचेज मनी ट्रांसफर हो गया तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी। फिर बायर बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी फैक्ट जो सेलर्स के इंटरेस्ट में है इन द प्रॉपर्टी, जिसके लिए क्या है, जो बायर है वो अवेयर है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि बायर अवेयर हो और सेलर अवेयर नहीं है, इसके वजह से हो सकता है कि वो ये कहे कि बाद में जो वैल्यू है उसकी, उस प्रॉपर्टी की, वो बढ़ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें बाउंड है बायर बताने के लिए। पे या फिर टेंडर करने के लिए जो भी टाइम या प्लेस डिसाइड किया गया है, जो भी परचेज मनी देना है उसको। फिर ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अगर उसको पास किया गया है टू बियर एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन और इंजरी, ठीक है। जिससे क्या हो, अगर कोई भी इंजरी और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट कॉज्ड बाय सेलर, अगर वो सेलर के द्वारा नहीं की गई है। वेयर द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सेलर टू पे ऑल द पब्लिक चार्जेस रेंट विच मे बिकम पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लीजिए कि होता क्या है कि हाउस वो देना है, हाउस टैक्स देना है, ये सारी चीजें करनी है, तो वो सब वो क्या करेगा, देगा। बायर एंटाइटल किस चीज के लिए है, ऑनरशिप अगर उसको पास कर दी गई है तो जितने भी बेनिफिट हैं उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होने हैं उससे, या फिर कोई भी इंक्रीज ऑफ वैल्यू है उन सब चीज़ों के लिए, रेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए, unless he has improperly declined except the delivery of the property
टू अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्ज है एज अगेंस्ट द सेलर, ऑल द पर्सन्स क्लेमिंग अंडर हिम टू द एक्सटेंट ऑफ द सेलर्स इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए, एन ओमिशन टू मेक सच डिस्क्लोजर आर एज मेंशन इन दिस सेक्शन, जो भी इसमें मेंशन किया गया है उनको हम मानेंगे कि वो क्या है, फ्रॉडुलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 56 जो है वो मार्शलिंग से डील करता है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। 56 और 81 में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 56 आपका मार्शलिंग बाय परचेजर है और सब्सिक्वेंट परचेजर है। ठीक है, अब आते हैं, मार्शलिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ऑनर ऑफ द 2 और मोर प्रॉपर्टीज अगर कोई है, ठीक है, इफ द ऑनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज करता है उसको देम टू वन पर्सन एंड देन सेल 1 और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर पर्सन, तब क्या होगा, जो बायर होगा इज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी इंटाइटल्ड टू हैव मॉर्टगेज डेट सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टी इज नॉट सोल्ड टू हिम so far as same will extend but not so as to prejudice the right of the mortgagee। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई सेलर है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रखा है और उसके बाद से या फिर उसको सेल कर देता है किसी को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ये मार्शलिंग से डील करता है और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो परचेजर सब्सिक्वेंट परचेजर जो भी है प्रॉपर्टी का, वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, और वो इट शुड बी कंट्रास्टेड विथ सेक्शन 81। ठीक है, जो कि मार्शलिंग बाय द सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है। ठीक, इसी के वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब भी एग्जाम में आता है, तो होता क्या, यहाँ पे सब्सिक्वेंट परचेजर है। बस इतना से याद रखना है कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका सेल से रिलेटेड है और ये सेल में आपका बायर और परचेजर ही है, जबकि जो 81 है वो मॉर्टगेज में आता है, तो वो सारे के सारे आपके क्या है, मॉर्टगेज से रिलेटेड है और वहाँ पे मॉर्टगेजिंग जो होगा उसका होगा। ठीक है, 57 ये है प्रोविजन बाय द कोर्ट फॉर इनकम्बरेंस एंड सेल फ्रीड देयर फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 55 तो राइट से रिलेटेड हो गया, 56 मार्शलिंग, और यहाँ पे जो भी सेल होगा ये सारे जो हैं, अगर उस पर कोई इनकम्बरेंसेज हैं या फिर कोई भी उस पर चार्ज है तो उन सब चीज़ों से उसको फ्री करके दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अगर मान लीजिए क्या हुआ, जो सेल है वो किसके थ्रू की गई है, कोर्ट के थ्रू, और इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, कोई भी कोर्ट केस था या फिर आउट ऑफ कोर्ट, तब कोर्ट क्या करेगा, अगर उसको सही लगता है तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी डायरेक्ट कर सकता है या फिर अलाउ कर सकता है पेमेंट इनटू द कोर्ट। ठीक है, इन केस ऑफ एनुअल और मंथली सम चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, अगर है या फिर कैपिटल सम जो भी उसमें चार्ज किया गया है, डिटर्मिनेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ सच अमाउंट व्हेन द इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके आगे मॉर्टगेज है, मॉर्टगेज को कल स्टार्ट करते हैं, आज इसको रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि मॉर्टगेज, लीज और इसके बाद से चार्ज और गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम, ये सारे के सारे कल हो जाएंगे, एक साथ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।